हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे 11वीं क्लास इतिहास के पाठ एक समय की शुरुआत से। ये पाठ स्टूडेंट्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो DSSB, KVS, NVS और UPPCS की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से ऐसा काल है जिसमें मानव की शुरुआत की बात की जाती है कि मानव 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आए। उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन शुरू किया, किस प्रकार वह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अपने दिनचर्या को कैसे बढ़ाते थे, और शिकार संग्रहण, भोजन की व्यवस्था, तलाशना, इधर उधर घूमना, इन सब बातों का आज इसमें जिक्र होगा। और ये एक तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, तो देखते रहिए। इसमें बात करते हैं सबसे पहले जीवाश्म की। जीवाश्म क्या होता है? जीवाश्म मतलब फॉसिल। फॉसिल शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। अगर हम सरल भाषा में बोले जीवाश्म क्या है, आज से लाखों हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे, मानव, जानवर मृत हो गए, मर गए, और वो उसी समय वहीं दबे रहे और पृथ्वी में के अंदर दबे रह रहकर उनमें एक तरह से दबाव पड़ता रहा, बदलाव आता रहा। अगर आज उन सभी चीज़ों को हम देखते हैं, खोजते हैं, तो वो हमारे लिए जीवाश्म का रूप हो जाते हैं। मतलब कि जो लाखों साल पहले जो लोग, जो पेड़ पौधे, जो जानवर पृथ्वी में समा गए, पृथ्वी में दब गए, या वो पृथ्वी में एक समावेश के रूप में हो गए, अगर वो आज हमें दिखते हैं किस तरह से खुदाई करने पर, तो वो हमारे लिए एक तरह से जीवाश्म है। दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रजाति। प्रजाति का मतलब होता है स्पीशीज। हम ये जानते हैं कि अलग अलग प्रजाति अलग अलग फौना और फ्लोरा में दोनों पाई जाती हैं। स्पीशीज यानी जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने वाली यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते। मतलब एक निश्चित स्पीशीज को कहा गया है। जैसे एक बबूल का पौधा है तो वो बबूल ही बनेगा, एक नीम का पौधा है तो वो नीम का ही पेड़ बनेगा। ये एक स्पीशीज की बात है। जैसे एक कबूतर है तो वो कबूतर ही रहेगा। तो ये स्पीशीज की बात होगी फ्लोरा और फाउना में। आगे देखिए, इसमें जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों को सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस चित्र के माध्यम से देखो दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार जीवाश्म निकाले जा रहे हैं जो लाखों हजारों साल पहले धरती में दबे रह गए। अगली हम बात करें तो मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। अब आगे हम देखेंगे मानव के क्रमिक विकास की कहानी, मतलब किस प्रकार मानव धीरे धीरे विकसित हुआ। इसमें आप देखेंगे क ख ग घ ये अलग अलग प्रकार की 4 खोपड़ियाँ दिखाई गई हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो खोपड़ी है वो वानर की है, उसके बाद ख वाली वो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की है, तीसरी होमो इरेक्टस, और चौथी होमोसेपियंस यानी कि वर्तमान मानव की है। अब देखिए, मानव के विकास के क्रम को अगर 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 300 लाख
360 लाख वर्ष के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी उद्भव हुआ था। प्राइमेट लगभग 240 लाख साल पहले थे। प्राइमेट जो मैंने इसमें दिखाया है, इसमें वानर की श्रेणी में ही आते हैं। प्राइमेट स्तनपायी जीव होते हैं। होमोनिड्स से इनका उद्भव हुआ है। इस उपसमूह में वानर यानी कि एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमोनिड्स प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखिए, प्राइमेट की बात करें। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है, यानी कि होमो का ही एक भाग है। इस प्राइमेट उपसमूह में वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है, यानी कि प्राइमेट का गर्भकाल लंबा होता है। और इनमें माताओं में बच्चों के दूध पिलाने की ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। इसमें मेन बात ध्यान देने वाली है कि होमो यानी कि जो आदि मानव को ही बात की गई है। होमोनिड या होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुआ है। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए होते थे, यानी कि चार अपने हाथ और पैरों मतलब चारों से चलते थे, चारों पैरों पर बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों पे चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वह औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। होमोनिड नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। होमोनिड समूह की अनेक विशेषताएं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार होना, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वह औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमोनिडों के आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीन्स कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है। जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर हम इन प्रजातियों के बारे में बात करें तो ये लातिनी और यूनानी भाषाओं के शब्दों से बने हैं। उदाहरण के रूप में ऑस्ट्रोलोपिथिक्स नाम लातिनी भाषा के शब्द आस्ट्रल यानी कि दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिक्स यानी कि वानर, यानी कि ऑस्ट्रोलोपिथिक्स का अर्थ है दक्षिणी वानर, उससे मिलके बना है ये। होमोनाइड की बात करें, होमोनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न होता है। उनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती है। होमोनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। आगे हम इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये देखेंगे कि इथियोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्मों से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। और हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो सबसे पुराने जीवाश्म हैं आदि मानव के, वो भी इथियोपिया से ही मिले हैं। होमो की बात करें, होमो लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है और इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार अलग अलग नाम दिए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलियस जो औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, होमो सेपियंस यानी कि चिंतनशील मानव जो आज के मानव है, इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। यानी कि होमो हैबिलियस औजार बनाने वाले, होमो इरेक्टस सीधे पैरों पर खड़े होने वाले, होमो सेपियंस और सीधे जो चिंतनशील मानव है। होमो हैबिलियस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवर्ज गॉर्ज से प्राप्त की गए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। होमो हैबिलियस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवर्ज गॉर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो इरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं, यथा कुबाफोरा
और पश्चिमी तुर्काना, कन्या, कीनिया, मोड़ और जोकेर्ता और संगीरन जावा एशिया में पाए गए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जगहें थी जहाँ पर दोनों के जीवाश्म पाए गए हैं। ये तो हमने पहले बात करी कि जो एशिया और अफ्रीका में पाए गए। अब यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथलीस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आग्र प्राग्य मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्गेसिस मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। निएंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। ध्यान रखने वाली बात है, यूरोप में पुराने जीवाश्म हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलीस के मिले हैं। हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथलीस ये जगहों के नाम पर नाम रखे गए हैं। निएंडर घाटी में के नाम पर निएंडरथलीस। अब इस चार्ट में विश्व में मानव प्रजातियों का निवास के बारे में बात की गई है। कब, कहाँ और कौन। 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस थे। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथलीस मानव, होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव थे। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक मानव थे। 40,000 वर्ष अब तक उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत महाद्वीप के द्वीप समूह के बाद वाले निएंडरथल आधुनिक मानव थे। इस तरह से विश्व में मानव प्रजातियों के निवास स्थान बताए गए हैं। अगले पेज में हम देखते हैं कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी बताई गई है कि कहाँ आधुनिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ पाए गए। इथियोपिया में, ओमो की बीच में, कब, डेट बताई गई है। दक्षिणी अफ्रीका, मोरक्को, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फ्रांस। अब प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता क्या है। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप, चाहे वह किसी भी रूप में थे, कई थे, बदल गए या उनका स्थान पूरी तरह से आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का इस साक्ष्य यह होता है कि आधुनिक मानव ने सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी कि उत्पत्ति मूलतः समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इसमें अत्यधिक समानताएं इसलिए पाई जाती हैं कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। यानी कि इस चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है कि चाहे आदि मानव अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, एशिया में हो, जो समानताएं एक जगह पाई गई हैं वो दूसरी जगह भी पाई गई हैं। यही प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में दर्शाया गया है। आगे देखते हैं कि आदिकालीन मानव कई तरीके से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण, गैदरिंग, शिकार करना, हंटिंग, अपमार्जन, स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना यानी कि फिशिंग। अपमार्जन से तात्पर्य त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करने से है। अपमार्जन को अगर हम सरल भाषा में बोलें, जैसे किसी शेर ने किसी हिरन का शिकार किया और कुछ मांस खाया, बाकी छोड़ दिया, तो उसका जो बाकी बचा मांस है वो बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब शेर तो जितना खा के चला गया, बाकी जो बचा उसका जो मांस है वो भी अपमार्जन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। त्यागी हुई वस्तु होगी ना एक तरह से, वो उसका भी इस्तेमाल में आ जाएगा। रसदखोरी क्या है? रसदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाश करने से है। आगे हम देखते हैं शिकार शायद बाद में शुरू हुआ। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों में मिलता है, और वह है दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव से 5000 साल पहले का, और जर्मनी में शॉनिजन। यानी कि शिकार का अगर क्वेश्चन आए, शिकार का सबसे पुराना साक्ष्य इंग्लैंड में बॉक्सग्रोव और जर्मनी में शॉनिजन में मिलता है। हमें ध्यान। अब इस मैप में आप देख सकते हैं कि जर्मनी में हाइडेलबर्गेसिस है, निएंडर घाटी है, शॉनिजन है, फ्रांस में गुफाओं के भी दिखा रखे हैं, स्पेन में अल्टामीरा है, लेस्कॉक फ्रांस में है, और टेरा माटा बताया गया है फ्रांस में है, बॉक्सग्रोव यूनाइटेड किंगडम में है। ये कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखी जाए। ये देखिए, ये है टेरा माटा।
टेरा माटा में एक झोपड़ी के किनारों का सहारा देने के लिए एक बड़े पत्थरों को इस्तेमाल किया जाता है। फर्श पर दो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं और इन स्थानों को तक यहाँ जो बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा माटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। केनिया में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्क्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो सकता है, केनिया में चेसोवांजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। ये आप देख सकते हैं कि पंच ब्लेड तकनीक किस तरह से औजार बना रहे हैं आदि मानव, पैने किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से हड्डियों से भी औजार बनाए जा रहे हैं। और ये भी कहा जाता था कि लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ था। उससे पहले जो तरीका था वो अलग था। और सिले हुए कपड़ों का सबसे पुराना साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छैनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक शुरू की गई थी। तो इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं कुछ चीज़ें। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। अब ये जो आदि मानव थे ये किस प्रकार अपने जो संप्रेषण करते थे, बोलचाल करते थे, उस समय कोई भाषा तो थी नहीं, तो ये जो जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो थी इनकी गुनगुनाने की विधि, इशारों की विधि। जो अगर हम कहें भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। ये देखो अल्टामीरा का गुफा चित्र भी दिखाया गया, स्पेन में है ये। आगे इसमें बात की गई है हादसा जन समूह की। हादसा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक यासी के खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हादसा का इलाका सूखा और चट्टानी है जहाँ घास यानी कि सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ों की बहुतायत है, जो बहुत से पेड़ हैं। लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं शताब्दी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंसे, जिराफ, जैबरा, वाटरबग, हिरन, चिंकारा, जंगली सूअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्गे जितने आम हैं उतने ही छोटे आम जानवर भी मिलते हैं। हादसा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकार के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना ही शिकार किया जाता है। यहाँ जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट भूतकाल में रहते हैं वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। वनस्पति खाद, कंदमूल, बेर, पेड़ पे भी आदि ये निर्भर रहते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद बारिश के 6 महीनों में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाली खाद वस्तु के भिन्न होते हैं। लेकिन यहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में यह स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हादसा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल सकता है। इसलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोत के निकट ही होते हैं, 1 किलोमीटर के निकट। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हादसा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों अथवा चट्टानों के बीच बल्कि तरजीही तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हादसा लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फर व शहद इकट्ठा कर सकता है। अगर बात की जाए उनके भोजन का 80% तक भाग मुख्य रूप से वनस्पति का होता है और 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 80% भाग वनस्पति से और 20% भाग मांस और शहद से। नमी के मौसम में हादसा लोगों का शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोतों के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। और ये अंत में कुछ बताए गए हैं कि नर मानव, प्राइमेट, बंदर वो कितने लाख साल पहले थे।
तो इस तरह से पूरे मुख्य जो पाठ में जो मुख्य मुख्य चीज़ें थी वो हमारी समाप्त होती हैं। इसमें जो 11वीं क्लास में बच्चे गए हैं उनको भी सहायता मिलेगी, और जो DSSS, KVS, NVS, UPPS की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्ल्ड हिस्ट्री से अपने आप को समझना चाहते हैं और इस चैप्टर से कुछ जो ज्ञान लेना चाहते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।